गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब बढ़िया होंगे और अब तक की जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आज के न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने अब तक जो भी पढ़ा है उसको हम एक स्टोरी से समझेंगे। मानिए कि 2 फैमिलीज़ है, एक है एक्स फैमिली, एक है वाई फैमिली। दोनों में क्या है, 2 डॉटर्स है। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम मैरिज करते हैं। तो पहले हम देखते हैं एक्स फैमिली ने कैसे क्या किया है। एक्स फैमिली ने जैसे मैरिज हुई अपनी बेटी की, तो उसने क्या है, पहले कुछ नहीं देखा कि कितना खर्चा होना है नहीं होना है। जैसे ही शादी ख़त्म होती है उन्होंने देखा कि उनका जो खर्चा हो रहा है वो 20 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। और उनके मेन्यू में उन्होंने लिमिटेड चीज़ें ही रखी थी, फिर भी उनका 20 लाख का खर्चा हुआ। आफ्टर दिस उन्हें रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो गया है, बट अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो एक खर्चा है ना, सब पूछे भाई आपके कितने लगे शादी में, तो उन्होंने बोला 20 लाख। ये हमारी क्या थी, कॉस्ट थी। सेकंड पे गए हम वाई फैमिली में। उनके भी यहाँ घर में बेटी की शादी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एस्टिमेशन लगाया। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि एस्टिमेटेड कोस्ट या स्टैंडर्ड कोस्ट। तो उन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड लगाया कि अनुमानित जो लागत होगी वो हमारी 18 लाख होनी चाहिए। उन्होंने मेन्यू डिसाइड किया कि हमारे मेन्यू में हम लोग ये रखेंगे और हमारा 18 लाख तक खर्चा आना चाहिए। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो उन्होंने सारा क्या खर्चे को लिखना स्टार्ट कर दिया कि हमारा ये कोस्ट होगा और इतने इतने हमारा स्वीट्स में लग रहा है, हमारा कोई भी सामान इतने का आ रहा है, डीजे इतने का आ रहा है, क्लोथ्स वगैरह सारा जो भी है, गिफ्ट्स सबके लिखा। तो ये जो लिख रहे हैं ना, ये क्या कहलाएगी, ये है कॉस्टिंग, क्योंकि इसको लिख रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने जैसे आफ्टर मैरिज उन्होंने देखा कि जो उनकी एक्चुअल कॉस्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई। अगर उसको रूल्स के हिसाब से लिखते, अगर वो इसी को जो कोस्टिंग उन्होंने रफली एक पेज में लिखी वो कोस्टिंग है, लेकिन इसी को कुछ नियम के आधार पर अकाउंट्स बनाकर डिसाइड कर देते तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाती है। उन्होंने देखा कि एक्चुअल में 19 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो ये 1 लाख रुपए कहाँ का वेरिएंस आ रहा है। तो उन्होंने जब उन्हें पता चला कि 1 लाख का जो वेरिएंस आ रहा है वो हो रहा है डीजे में, उन्होंने एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जब नेक्स्ट डॉटर की शादी होगी ना तो हम इस 1 लाख रुपये का जो वेरिएंस आ रहा है ना उसको सही करेंगे, और इससे हमारा क्या होगा, हम हमारे जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उस पर पहुँच जाएंगे। तो उनके 18 लाख ही खर्च करेंगे अगली डॉटर में। लेकिन अब भाई, अब वाई फैमिली है ना, थोड़ी सी और स्मार्ट हो गई। उन्होंने सोचा क्यों ना स्टैंडर्ड कॉस्ट पे तो हम पहुंच जाएंगे डिसाइड, लेकिन और भी कुछ ऐसा है जिसमें हम कमी करके इस खर्चे को 17 लाख कर दें और हम मेन्यू भी यही रखें। तो उन्होंने कुछ सोर्सेज ढूंढे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से जैसे रिडक्शन करना चाहे कि 18 लाख से भी कम खर्चा करना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो होगा कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल तो उन्होंने क्या करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल करेंगे ये 1 लाख के डीजे में बचा के, ये कॉस्ट कंट्रोल हुई। जैसे स्टैंडर्ड पे पहुँचे, अब उन्होंने और कम करना है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस्ट रिडक्शन। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने जो हिस्टोरिकल, तो एक्स फैमिली ने कौन सा कॉस्ट के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाया, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, और वाई फैमिली ने कौन सा अपनाया, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं आज हमारे न्यू टॉपिक की तरफ, जो है मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके 4 मेथड्स होते हैं कि कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो फर्स्ट होगी आदेशानुसार उत्पादन लागत लेखांकन, सेकंड इज सतत उत्पादन लागत लेखांकन, थर्ड इज बहुसंख्यक लागत लेखांकन, एंड फोर्थ होती है अन्य मेथड। अब इन सब के भी सब पॉइंट्स होते हैं। जैसे आदेशानुसार जो है उत्पादन लागत लेखांकन, उसके 4 टाइप की होती है। सतत उत्पादन लागत लेखांकन के भी 4 टाइप्स होते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आदेशानुसार उत्पादन लागत लेखांकन और उसके 4 टाइप्स के बारे में। किसी भी व्यवसाय के लिए लागत लेखांकन की जो विधि है वो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करेगी कि वस्तु किस प्रकृति की है, और अलग अलग प्रकृति की वस्तुओं के लिए जो अलग अलग उद्योग है उसमें अलग अलग लेखांकन विधियों का यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि मानिए पहला जो मेथड है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि आदेशानुसार उत्पादन लागत लेखांकन, यानी जो उत्पादन किया जा रहा है वो किस आधार पर हो रहा है, आदेश के अनुसार। तो जो आदेश के अनुसार जहाँ उत्पादन होगा, जिन संगठनों में ऐसा होगा कि वहाँ पे आदेश के अनुसार ही वस्तु का निर्माण किया जाएगा, तो वहाँ पे इस विधि का यूज़ किया जाएगा। और इन विधियों में भी 4 विधियाँ हैं, तो उन चारों में से किसी भी आधार पे वो अपने लेखे रख सकता है। जैसे कि मानो आदेशानुसार उनके पास कोई ऑर्डर आ रहा है किसी भी वस्तु का, और जब तक ये ऑर्डर नहीं होगा तब तक उस वस्तु का निर्माण नहीं किया जाएगा। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। उससे पहले देखिए कि
उस प्रोडक्ट का निर्माण करने के लिए हम वो जो पर्टिकुलर संगठन है वो क्या करेगा, या तो ठेका लागत लेखांकन विधि को अपनाएगा, या उपकार्य लागत लेखांकन विधि को अपनाएगा, या फिर वो लागत जोड़ विधि को, या खेप लागत विधि को। अभी चारों विधियाँ क्या है उसको समझने से पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हमारे ऑर्डर करने पर ही जिनका निर्माण किया जाता है, और इनका जो निर्माण होता है वो कैसा होता है, एक ही इकाई में पूर्ण हो जाता है। देखो हमने लिखा भी है, क्या है इसकी डेफिनेशन, कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जहां आदेशानुसार वस्तु या उपकार्य का निर्माण किया जाता है। यह विधि उन्हीं संगठनों के लिए उपयोगी होती है जहां निर्माण का कार्य एक ही इकाई में पूर्ण हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए एयरक्राफ्ट कंपनीज़ का। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना ऑर्डर के ही एयरप्लान जो है बनाए जा रहे हैं। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं है कि वो बिना ऑर्डर के या बिना रिक्वायरमेंट के ही उनका प्रोडक्शन किया जाए। तो इनकी डिमांड होने पर ही, इनका ऑर्डर आने पर ही कंपनी क्या करेगी, इनका प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। अब इसी तरीके से पहली विधि है ठेका लागत लेखांकन विधि। और देखा जाए तो आप BMW या कोई भी ऐसी कार है जो एक्सपेंसिव है, लग्जरीज कार है, उनका भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो भी कस्टमर की नीड होती है कि उन्हें कैसी कार चाहिए, उसमें क्या फ़ीचर्स चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जाते आपने शोरूम में रखी और वो कार ले ली, आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है। इसी तरीके से ठेका लागत लेखांकन विधि क्या है, जैसे कि नाम से हमें समझ आ रहा है कि ठेका लेना। तो अब ये ठेका लागत लेखांकन विधि को कौन अपनाएगा, ठेकेदार, जो कि किसी भी भवन के निर्माण करने के लिए, पुल, सड़क या ऐसे निर्माण करने के लिए क्या करते हैं, ठेका लेते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखें तो इस विधि का जो यूज़ है ऐसे कार्य या उपकार्य के उद्योगों में किया जाएगा जहां इकाई का पूरा कार्य एक जगह ही होगा। यानी इसमें भी प्रोडक्शन होगा 1 यूनिट का ही, कि जो कार्य होगा वो एक इकाई में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे नहीं कि उसको पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो एक यूनिट में कंप्लीट होगा। लेकिन इसका जो प्रोडक्शन का काम है वो किसी कारखाने में नहीं होगा, ये होगा वर्क प्लेस पे, कि जहाँ पे ये इसकी रिक्वायरमेंट है ये वहीं जाके किया जाएगा। जैसे सड़क है तो ऐसा है नहीं कि कारखाने में हमने सड़क बना दी और वहाँ जाके लगा दी। सड़क को जहाँ बनाना है वहीं जाके कार्यस्थल पे जाके उसका निर्माण किया जाएगा। ये कार्य तय किए गए समय पर ही पूर्ण किया जाना जरूरी होगा, इसलिए इसका एक और नाम है। तो ठेका लागत लेखांकन विधि को और किस नाम से जाना जाता है, सावधि लागत लेखा विधि। इसके कुछ विशेषताएं हैं। जो ठेका लागत लेखांकन विधि है उसमें क्या है, एक दीर्घकालीन समय लग जाता है, इसकी जो लागत है वो भी अधिक आती है, और इसके अलावा इसका जो कार्य है वो कार्यस्थल पर ही संपन्न होता है। और जो ठेका लागत लेखांकन विधि जैसे अल्पकाल में समाप्त हो गई है माना जाए, तो उस समाप्ति पर या फिर दीर्घकालीन होगी तो उसके प्रत्येक स्थल पर कि हाँ ये इस जो कार्य है, जो ठेका है मिला है हमें, उसके पर्टिकुलर इतने टाइम के पश्चात हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, ये धीरे धीरे ज्ञात करने के लिए लागत लेखांकन विधि को अपनाया जाता है। और इसके लिए कुछ लेखे भी रखे जाते हैं, अकाउंट्स रखे जाते हैं ठेकेदार के द्वारा। तो जिसमें वो डेबिट में जैसे उसकी कितना सामग्री लग रही है, उसके कितने ओवरहेड्स लग रहे हैं, वो लेबर्स को कितना दे रहा है, उसको कितना रिसीव हो रहा है, ये सब की क्या करेगा, वो एक अकाउंट मेंटेन करके चलेगा। क्योंकि उसको इतना बड़ा वो मिला है कि हमें प्रोडक्शन करना है, तो पुल या बांध का, तो उसके लिए काफ़ी लागत भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो उसका जितना उसको रिसीव हो रहा है, कितना उसको पेमेंट करना, उस सबकी जानकारी के लिए वो क्या करेगा, अकाउंट्स मेंटेन करेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऐसे भी जो उद्योग जो ठेके पे कार्य करते हैं उनको ठेका लागत लेखांकन विधि का यूज़ करना पड़ता है। अब हमारा सेकंड क्या है, उपकार्य लागत लेखांकन विधि। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि का जो यूज़ करेंगे वो कैसे उद्योग करेंगे, जिसका निर्माण कार्य एक इकाई में तो पूर्ण होगा। क्योंकि जो भी हम इस आदेशानुसार उत्पादन लागत लेखांकन विधि में जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे, उसकी विशेषता यही रहेगी कि जो प्रोडक्शन है, जो वस्तु है या उपकार्य है, वो जो है एक ही इकाई में पूर्ण होगा। तो इसमें एक इकाई में पूर्ण होगा, लेकिन इसका जो वर्क होगा वो कहाँ होगा, कारखाने में संपन्न होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको क्या है, अपने होम के लिए अलमारी बनवानी है, तो आप जाके वहाँ ऑर्डर देते हैं कि मुझे अलमारी चाहिए और इस पर्टिकुलर साइज़ की चाहिए, इस तरीके की चाहिए। तो आपने जो ऑर्डर दिया है, ऑर्डर देने पे बन रही है, क्योंकि आपको जो पर्टिकुलर साइज़ की वो अवेलेबल नहीं है, तो आपके ऑर्डर देने पे आपको अलमारी मिल रही है। और उसका जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है वो कहाँ हो रहा है, वो कारखाने में हो रहा है। इसकी जो लागत आएगी ना वो ठेके के मुकाबले कम आती है, क्योंकि ये ज़्यादा दीर्घकालीन कार्य नहीं होता है और कम मूल्य वाले कार्यों के लिए ये यूज़ लिया जाता है, और कम अवधि के लिए, जैसे कि अलमारी बनाने के लिए कम समय की और कम मूल्य की ज़रूरत पड़ेगी।
अब हमारा थर्ड है लागत जोड़ विधि। इस विधि का यूज़ कैसे उद्योग करेंगे? जहाँ पर ठेका लागत विधि का यूज़ किया गया है, यानी कि ठेका लागत विधि में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ आप लागत जोड़ विधि का यूज़ भी कर सकते हो। इसमें क्या कहते हैं कि जो कोई भी लागत का लेखाकार है उस समय यूज़ करेगा जबकि ठेका देते समय वास्तविक लागत का निर्धारण नहीं किया गया है। इट मीन्स क्या है कि जैसे मान लीजिए हमें बिल्डिंग बनवानी है, अब हमने कोई डिसाइड नहीं किया है कि हाँ 3 लाख रुपए हम आपको दे रहे हैं, मेरा मकान बना के दे दीजिए, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि हाँ हो सकता है कि मेरा मकान कितने में बनेगा, उसके पश्चात आपको उतना पैसा मिल जाएगा, जितने कॉस्ट आएगी आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा। तो ठेकेदार कार्य शुरू कर देता है। अब जितना भी खर्चा उसका आ रहा है उसमें अपने खर्चे को जोड़ता जाएगा, लिखता जाएगा अपनी लागत को। उसमें लेबर हुआ, मटेरियल हुआ, ओवरहेड्स हुए, सब ऐड करने के बाद आपको एक कॉस्ट प्राप्त होगी। उस कॉस्ट में वो अपना एक प्रॉफिट भी ऐड करेगा। उसके बाद आपको बताएगा कि हाँ अब मेरी जो कॉस्ट है वो इस पर्टिकुलर कार्य को करने की इतनी है। तो इस विधि को क्या कहेंगे? लागत जोड़ विधि। तो ये एक ठेका लागत जो विधि है उसी का पार्ट होती है। जब कोई भी प्रोडक्शन है या कोई भी कार्य है उसमें जो लागत की का मूल्य पहले निर्धारित नहीं किया गया है तो लागत जोड़ विधि का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है खेप लागत विधि। खेप लागत विधि में क्या होता है कि इस विधि का यूज़ ऐसे उद्योग करेंगे जहां निर्माण क्या हो रहा है, बड़ी मात्रा में हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है और अच्छी खासी मात्रा में हो रहा है। इस विधि में ग्राहक के आदेशानुसार माल तैयार किया जाता है। उसके अलावा जो अपना उद्योग है उसकी सीमाओं को ध्यान में रख के कि हाँ मेरे बिजनेस में मैं इतना प्रोडक्शन कर सकता हूँ, इतना मार्जिन में वियर कर सकता हूँ, उसके हिसाब पे माल का तैयार किया जाएगा और ग्राहक को जितना उसने ऑर्डर किया उतना माल दे दिया जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको मार्केट में सेल आउट कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि टीवी का हुआ या कोई माचिस, मतलब कैसा भी कुछ भी है, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। जितना भी ऑल ओवर जितना भी वस्तु या उपकार्य बच गए हैं ना इन बड़ी बड़ी ठेका लागत भवनों के निर्माण के अलावा, वो सभी इस विधि को अपनाते हैं सारे बिजनेस। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमने ऑर्डर दिया और हमें प्रोडक्शन उतना ही करना है। हो सकता है हमने टीवी बनाए, हमारे पास ऑर्डर आया, लेकिन हमें लगता है कि हाँ ये ऑर्डर करूँगा तो अभी डिमांड में ये बढ़ सकता है। तो इतना डिमांड में होने के बाद उसने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया और उसको मार्केट में सेल किया। अपने कस्टमर्स के देने के अलावा, पर्टिकुलर जो कस्टमर्स है उनके अलावा जो माल बचा उसको उसने माल मार्केट में सोल्ड आउट करने के लिए भेज दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा हमारा फर्स्ट आदेशानुसार उत्पादन लागत लेखांकन। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे सतत उत्पादन लागत लेखांकन। थैंक यू। आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।